1935 के भारतीय शासन अधिनियम की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इसके बारे में आपको ये बताना है कि ये बहुत लंबा और जटिल था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इसकी विशेषताएं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली विशेषता आपको बतानी है अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था। तो इसमें आप बताएंगे कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। और यदि संघ और इकाइयों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके निर्णय के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की भी बात की गई। जैसा कि आज है, अगर केंद्र और प्रांत में कोई विवाद होता है, प्रांतों में परस्पर कोई विवाद होता है, तो उस विवाद का निदान आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक उसी तरह से 1935 के अधिनियम में भी यह व्यवस्था की गई। उसके बाद दूसरी विशेषता आपको बतानी है प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी उसे समाप्त करके स्वशासित स्वतंत्र संवैधानिक आधार प्रदान किया गया प्रांतीय शासन को। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो गया, यानी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगे, जैसे कि आज है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायी महत्वपूर्ण शक्तियां जो हैं वो बनी रहेंगी, ऐसी व्यवस्था इस एक्ट के अंदर की गई। अगली विशेषता जो है वो ये है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट में था। केंद्र में कुछ संघीय विषय जिसमें सुरक्षा, वैदेशिक और धार्मिक आदि मामले आते थे, वो गवर्नर के हाथों में सुरक्षित रखे गए और दूसरे संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए मंत्रिमंडल का प्रावधान या व्यवस्था की गई। अगली इसकी विशेषता है शक्ति विभाजन। आज भी है ये आपके संविधान में 3 सूचियां हैं और 1935 के अधिनियम में भी 3 सूचियों की व्यवस्था की गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। तो वर्तमान की तरह ही संघीय सूची में जो विषय हैं उस पर संघीय व्यवस्थापिका कानून बना सकती है और प्रांतीय सूची में जो विषय हैं उन पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और समवर्ती सूची में जो विषय थे उस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन यदि किसी विषय पर दोनों में परस्पर विरोध होता है तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि आज है, संघीय व्यवस्थापिका सर्वोपरि सर्वोच्च रहेगी, यानी उसी की बात मानी जाएगी। आगे आप इसमें बताएंगे अगली विशेषता जो है विधान मंडलों और मताधिकार का विस्तार। तो ये 2 पॉइंट्स आप अलग अलग भी बना सकते हैं, यानी विधान मंडलों का विस्तार और मताधिकार का विस्तार। तो संघीय व्यवस्थापिका में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, एक संघीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। प्रांतों के लिए 10% से अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के लिए
प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। अगली जो आप फीचर बताएंगे वो है सेफगार्ड्स एंड रिजर्वेशंस, यानी संरक्षण और आरक्षण। इसके अंतर्गत आप बताएंगे कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र और प्रांत के उत्तरदायी शासन में व्यापक हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी अंग्रेजों के हाथों में जो डोर थी उसे तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि उसे और मजबूती प्रदान की गई। तो इन गवर्नरों के माध्यम से और गवर्नर जनरल के माध्यम से भारतीय शासन पर ब्रिटिश सरकार का यथा तथा जो नियंत्रण है वो बना रहा। अगला जो आप बताएंगे फीचर वह है संघीय न्यायालय, यानी फेडरल कोर्ट। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय का यह अधिकार दिया गया कि वहां पर मौलिक और अपील संबंधी विवादों का निदान किया जाएगा और संविधान की व्याख्या करने का दायित्व भी संघीय न्यायालय को सौंप दिया गया। अगली विशेषता जो आप है वो बताएंगे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। जैसे कि बात अभी हमने आपसे की कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भी ब्रिटिश संसद की, ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता जैसे कि तैसे बनी रही। तो इस फीचर के अंदर आप बताएंगे कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। भारतीयों के भाग्य के निर्माण का निर्णय अंततः ब्रिटिश संसद के पास ही यथा तथा बना रहा। अगला फीचर जो आप बताएंगे वो है भारत परिषद का अंत। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। ये थी अंग्रेजों की चाल। वो नाना प्रकार के एक्ट बना करके भारतीयों को ये आश्वस्त करना चाहते थे कि उन्हें भारतीयों की बहुत चिंता है, लेकिन दूसरी ओर वो कोई ना कोई ऐसी नीति जरूर बना के लागू करते थे जिससे कि भारत के लोग एकजुट न होने पाए, और यदि भारत के लोग एकजुट नहीं होने पाएंगे तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर बना रहेगा और वो इसका लाभ बटोरते रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो विशेषता है बहुत इंपॉर्टेंट है और अंग्रेजों की जो ये चाल है उसको स्पष्ट करती है। ये विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार किया गया और एक ही उद्देश्य था अंग्रेजों का, भारत में फूट डालो और राज करो। प्रांतीय व्यवस्थाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व इसी मंशा को बनाए रखने के लिए दिया गया था। अब ये था आपका 1935 का अधिनियम। अब आगे हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। संवैधानिक विकास के चरण के दृष्टिगत आगे हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन जो है ये भारत में संविधान निर्माण के संदर्भ में अपने सुझाव देने के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिप्स मिशन क्या था और इसको भारत भेजने के पीछे कारण क्या थे? 1942 के
प्रारंभ में युद्ध से ऐसी स्थिति बन गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय नेताओं के साथ न चाहते हुए भी मित्रतापूर्ण समझौता करना आवश्यक हो गया। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश कैबिनेट ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन, एक समिति, एक कमेटी भारत में भेजी। अगस्त 1940 में भारत के संबंध में अपने उद्देश्यों और नीति के विषय में प्रकाश डालते हुए घोषणा की गई थी, जिसका आशय यह था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को शीघ्र अतिशीघ्र स्वराज प्रदान किया जाएगा। ये अगस्त 1940 का प्रस्ताव था। 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। तो अगस्त 1940 में यह बात अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त की गई थी कि भारतीयों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वराज प्रदान कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा क्यों गया। सबसे पहला कारण जो आप बताएंगे, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, यानी गांधी जी की लीडरशिप में अब कांग्रेस स्वराज से कुछ कम नहीं चाहती थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थी कि भारतीयों की मांग को अंग्रेजी सरकार बहुत दिनों तक टाल नहीं सकती थी। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो ब्रिटिश जनमत में आप बताएंगे कि वहां की जनता भी भारतीयों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी और उनका यह मत था कि भारतीयों को स्वराज मिल जाना चाहिए। इसी कारण जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहां पर भी मतभेद था। एक ऐसा पक्ष था जो भारतीयों को स्वराज देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन एक ऐसा पक्ष भी था जो भारतीयों को स्वराज देने के पक्ष में था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जनता भी ऐसा चाहती थी। अगला जो कारण था, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ब्रिटेन के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का, फ्रांस का, चाइना का ये दबाव पड़ा कि वो भारत को स्वतंत्र कर दें। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ये भी बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण अंग्रेजों की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब वो इस स्थिति में नहीं थे कि भारतीयों को और अधिक समय तक वो लोग दबाए रखें। तो इसी कारण 22 मार्च 1942, ये जो डेट आपको याद रखनी है, 22 मार्च 1942, 22 मार्च 1942 को मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए और उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग और जितने भी देसी रियासतों के नरेश थे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपना प्रस्ताव या अपना सुझाव प्रस्तुत किया। तो इसकी बात हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर क्लियर हुआ।